शाम का वक्त था। डूबते हुए सूरज की गहरी नारंगी और सुनहरी किरणों की छटाएं आसमान में बिखरी हुई थी। स्कूल छूटने का वक्त हो गया था। इतने में स्कूल की लास्ट बेल बजी और स्कूल छूटने पर सभी बच्चे भागते हुए स्कूल से बाहर निकले। हर्ष और अवनी दोनों एक ही क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों का घर एक दूसरे के घर के आसपास ही था, इसीलिए दोनों साथ में ही आया जाया करते थे। स्कूल में बाकी के बच्चों के साथ वो दोनों भी घर लौट रहे थे। स्कूल से घर जाने वाले रास्ते में एक इमली का पेड़ आता था। कुछ बच्चे वहां रुककर इमली तोड़ रहे थे। ये देखकर अवनी की भी इच्छा होती है इमली खाने की, इसीलिए वो हर्ष से कहती है, चलो ना हर्ष, हम भी इमली तोड़ते हैं। मुझे तो इमली बहुत पसंद है। लेकिन हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांत खड़ा रहा। उसे यूं गुमसुम खड़ा देख अवनी ने पूछा, क्या हुआ हर्ष, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? आज दिन भर स्कूल में भी तुमने किसी से ज्यादा बातचीत नहीं की। उस पर हर्ष ने बताया, कल रात से मेरा ये दांत हिल रहा है और दर्द भी कर रहा है, इसलिए मेरा किसी चीज में ध्यान नहीं है। अवनी मुंह बनाते हुए कहती है, बस इतनी सी बात, उसमें क्या है? मेरी माँ बताती है कि छोटे बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं, जिसके बाद उस जगह पर पक्के दांत आते हैं। इसके पहले भी तो तुम्हारे दूध के दांत टूटकर उस जगह पर पक्के दांत आए हैं। हर्ष कहता है, पता है, लेकिन दर्द तो होता ही है ना। हर्ष ने इतना कहा ही था कि तभी उसका वो आखिरी दूध का दांत टूट गया और उस जगह से थोड़ा सा खून निकल रहा था। दांत हर्ष के हाथ में था। तभी अवनी को कुछ याद आता है। वो कहती है, तुम्हें एक मजे की बात बताऊं? मेरी माँ कहती है कि जब भी हमारा आखिरी दूध का दांत गिरता है, तब उसे फेंकने के बजाय उसे अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख देना चाहिए। फिर रात में दांत परी आकर अपने उस टूटे हुए दांत के बदले में हमें एक सोने का सिक्का देती है। अवनी ने एक ही सांस में सब कुछ बताया, जिसे सुनकर हर्ष भी उत्साहित होते हुए कहता है, क्या बात कर रही हो? सच में? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अवनी कहती है, हाँ, ये बात तो हमारे पूरे टाउन में मशहूर है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं। हर्ष की आंखों में एक चमक आ जाती है। हर्ष पूछता है, तो क्या मुझे भी सोने का सिक्का मिलेगा? अवनी कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम बस ये टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखकर सो जाना। फिर सुबह उठकर देखना, तुम्हारे तकिए के नीचे उस टूटे हुए दांत के बदले एक सोने का सिक्का रखा होगा। अवनी की ये बात सुनकर छोटा हर्ष एकदम उत्साहित हो गया। उसने अपना टूटा हुआ दांत संभाल कर अपनी जेब में रख दिया। हर्ष और अवनी दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर में घर जाने से पहले अवनी ने उसे फिर एक बार याद दिलाया और एक दूसरे से अलविदा कहते हुए वो दोनों अपने अपने घर चले गए। घर आने के बाद से हर्ष इसी बारे में सोच रहा था। सिक्का मिलने की खुशी में उसने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया था और पढ़ाई तो दूर की बात थी। रात को ब्रश करके जब वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, उस वक्त भी हर्ष के दिमाग में वही ख्याल घूम रहे थे। हर्ष ने उस टूटे हुए दांत को तकिए के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। अगर सच में मुझे सोने का सिक्का मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 2:30-3 बज रहे होंगे। अचानक हर्ष के कमरे की खिड़की धीरे से खुल गई। हर्ष अपने बिस्तर पर सो रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी ओर आया। कमरे की खिड़कियां पूरी तरह से खुल चुकी थी। कोई चुपके से उसके कमरे में दाखिल हुआ। वो जो कुछ भी था धीरे धीरे हर्ष की तरफ बढ़ रहा था। कमरे का तापमान सामान्य से घटते हुए वहां ठंड बढ़ने लगी थी, इसीलिए उसने चादर ओढ़ ली। अचानक किसी आवाज से उसकी नींद खुल गई। कमरे का माहौल अजीब तरीके से बदलने लगा था। पूरे कमरे में किसी चीज के जलने की बू आ रही थी। उस माहौल में एक परेशानी भरा दबाव महसूस हो रहा था। कमरे का माहौल इस कदर नकारात्मक बन चुका था कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे जीने की उम्मीद ही खो गई है। हर्ष को बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। खिड़की से आती चांद की रोशनी में उसने ओढ़ी हुई चादर को धीरे से सरका कर देखा तो वहां उसे एक परछाई नजर आई।
वो परछाई उसके आसपास ही मंडरा रही थी। हर्ष डर गया। उसके मन में ख्याल आया, अवनी ने तो बताया था कि कोई परी आएगी, पर यह तो कुछ अलग ही है। क्या हो सकता है ये कोई परी तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो कुछ और ही है। मुझे शक हो रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है। वो जो कुछ भी था, किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। डर के मारे हर्ष पसीने से भीग चुका था। उसका गला सूख रहा था और डर पल पल बढ़ते जा रहा था। वो परछाई उसके नजदीक आती है। हर्ष के मन में डर पनप रहा था और साथ में बाहर क्या होगा ये जानने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने अपने मुंह पर ओढ़ी हुई चादर धीरे से हटाई और उसे एक जबरदस्त धक्का लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक औरत थी जो उसके काफी नजदीक बैठी हुई थी। उसका चेहरा काफी बदसूरत लग रहा था। सारे शरीर और चेहरे पर जख्मों के निशान नजर आ रहे थे। शरीर जलने से बदन के कपड़े उसकी त्वचा से चिपक गए थे। यह खौफनाक नजारा देखकर हर्ष के पूरे शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो अमानवीय औरत हर्ष को देखते हुए जोर से चीखने लगी। वो भला उसे कोई नुकसान पहुंचाती। तभी हर्ष ने अपनी आंखें बंद की और हर्ष जाग गया और उठकर बैठ गया। वो पसीने से भीग चुका था। उसने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए बाजू में टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और अपने मुंह से लगाकर गट-गट करते हुए पानी पी गया। 8:30 बज चुके थे। अपनी ओढ़ी हुई चादर को बाजू में हटाते हुए वो झट से बिस्तर से उठा। आज अगर ऑफिस जाने में देर हो गई तो बॉस फिर से डांटेगा। ऐसा कहते हुए वो तैयारी करने लगा। सारी तैयारी करने के बाद उसने अपने घर को ताला लगाया और बाइक पर सवार होकर जल्दबाजी में ऑफिस की ओर निकल पड़ा। हर्ष फिल्मों की खराब हो चुकी रील्स, पुरानी डॉक्यूमेंट्री और सूचनात्मक टेप्स जैसी आर्काइव्स को रिस्टोर करने का काम करता था। ऑफिस पहुंचने में उसे आज भी देर हो चुकी थी। उसने अपनी बाइक पार्क की और भागते हुए ऑफिस के अंदर आया। उसने रिसेप्शन काउंटर पर खुद की बायोमेट्रिक प्रेजेंटी लगाई और डेस्क पर जाकर बैठने ही वाला था कि तभी चपरासी ने आकर उसे बताया कि बड़े साहब ने उसे अपने केबिन में बुलाया है। हर्ष समझ चुका था कि आज उसकी खैर नहीं। हर्ष बड़े साहब के केबिन के अंदर आया। अंदर बड़े साहब उसका इंतजार कर रहे थे। हर्ष को देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। व्हाट इज दिस हर्ष, तुम आज भी लेट आए हो? ये सब नहीं चलेगा। तुम भले ही अपने काम में एक्सपर्ट होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आ सकते हो। तुम्हें कंपनी के अनुशासन का पालन करना ही होगा। हर्ष चुपचाप खड़ा सुन रहा था। साहब आगे पूछते हैं, 3 दिन पहले दी हुई वो पुरानी रील्स रिस्टोर हो गई? हर्ष आत्मविश्वास के साथ कहता है, जी सर, और उनकी डिजिटल प्रिंट्स भी तैयार है। हर्ष की काम में तत्परता देख साहब का गुस्सा कुछ कम हुआ। वो थोड़े से शांत होते हुए कहते हैं, ठीक है, बाहर अनूप के पास मैंने कुछ प्रिंट्स भेजी है, उस पर काम शुरू कर दो। यू मे लीव नाउ। हर्ष राहत की सांस लेते हुए बाहर आया। बाहर उसका कलीग और एक अच्छा दोस्त अनूप उसकी राह देख रहा था। हर्ष अनूप के पास जाकर बैठ गया। हर्ष को देख अनूप मुस्कुराते हुए कहता है, तो आज फिर से लेट? इसका मतलब आज तुमने फिर वही भयानक ख्वाब देखा। एक ही ख्वाब बार बार देख रहे हो, मतलब इसका तुम्हारे अतीत से कोई गहरा ताल्लुक है। आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में जिसने अभी तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हर्ष एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, नहीं अनूप, ये मेरा दर्दनाक अतीत है जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। इसमें कोई और क्या, मैं खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे अतीत में? अनूप ने पूछा। उस पर हर्ष कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करने से पुराने दर्द और घाव ताज़ा हो जाते हैं, जिन बातों का कभी कभी कोई इलाज नहीं होता। कुछ बातें हमारे बस के बाहर होती है, उन्हें ऐसे ही रहने देना चाहिए। खैर, चल अब बॉस ने दिया हुआ काम पूरा करते हैं। बात को बदलते हुए हर्ष ने अपना काम शुरू कर दिया।
शाम तक अपना काम खत्म करके हर्ष अपने घर लौट आया। घर का ताला खोलकर थका हुआ हर्ष सोफे पर जा बैठा और बाजू में रखे फोन की आंसरिंग मशीन में दिन भर रिकॉर्ड हुए मैसेजेस सुनने लगा। हर्ष ने बटन दबाकर मैसेज प्ले किया। हेलो हर्ष, मैं अवनी अवनी बंसल। याद है तुम्हें? हम एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं जानती हूँ कि इतने सालों के बाद मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ, जिसकी तुमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है, क्योंकि बात ही इतनी गंभीर है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ वापस आ सको तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मुझे पता है कि हमारी आखिरी मुलाकात कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन हमारी बचपन की दोस्ती की खातिर अगर तुम यहाँ वापस अपने गांव आ सको तो तुम्हारा काफ़ी एहसान होगा। ये मैसेज मिलने के बाद प्लीज़ मुझे कॉल करना। आज इतने सालों के बाद अवनी की आवाज़ सुनकर उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई और उसे याद आई वो खौफनाक रात, जिस रात उसका आखिरी दूध का दांत गिरा था। एकदम डरावनी दिखने वाली वो औरत हर्ष को गुस्से से देख रही थी। वो अमानवीय औरत हर्ष को देखते हुए जोर से चीखने लगी। वो भला उसे कोई नुकसान पहुंचाती। तभी हर्ष हिम्मत जुटाकर वहां से भाग गया। बगल वाले कमरे में उसके मम्मी पापा सो रहे थे। हर्ष सीधे भागते हुए उनके कमरे के पास आया और डर के मारे जोर जोर से उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाजे पर जोरों से होने वाली दस्तक से वो दोनों जाग गए। हर्ष के पापा ने जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दरवाज़ा खोला। हर्ष काफ़ी डरा हुआ था। डर के मारे उसने अपने पापा को कसकर पकड़ लिया। उसके पापा उसे अपने साथ लेकर कमरे के अंदर चले आए। उसके पापा ने उसे शांत करते हुए पूछा, हर्ष बेटा क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कोई भयानक सपना वगैरह देख लिया क्या? डर के मारे हर्ष की बोलती बंद हो गई थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, पापा वो मेरे कमरे में, वो मुझे मार डालेगी। हर्ष के मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि हर्ष कहना क्या चाहता है। उसकी माँ प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए पूछती है, बेटा कौन तुम्हें मारना चाहती है? तुमने जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा। नहीं मम्मी, वो आ चुकी है, वो दांत परी। हर्ष ने इतना कहा ही था कि तभी बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। वो तीनों इससे संभल पाते कि तभी उन्हें कुछ भारी आवाजें सुनाई देती है। वो तीनों आवाज की दिशा में देखने लगे। हर्ष अब बहुत ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो अपनी माँ से लिपट गया। हर्ष के पापा कहते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। हर्ष उन्हें वहां जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने हर्ष को हौसला दिया और अपने हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर वो कमरे के बाहर आए। उन्होंने इधर उधर देखा और डंडे को मजबूती से पकड़कर आवाज की दिशा में जाने लगे। उन्हें फिर से वही भारी आवाज आती है। हर्ष के पिता सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अंदर कमरे में हर्ष और उसकी माँ को चिंता हो रही थी। तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वो आवाज हर्ष के पापा की थी। चीख सुनकर हर्ष की माँ और हर्ष बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से दौड़कर कमरे के बाहर आए। आवाज हर्ष के कमरे में से आ रही थी। अंदर हर्ष के पापा जख्मी हालत में तड़पते हुए जमीन पर गिरे हुए थे। वो लकड़ी का डंडा उनकी छाती के आर पार होकर घुस गया था। ये देख उन दोनों को बहुत बड़ा धक्का लगा। अपने पति को ऐसी हालत में देख हर्ष की माँ को जबरदस्त आघात पहुंचा। वो उन्हें संभालने के लिए भागी। अंदर वो बला किसी छिपकली की तरह दीवार पर रेंगते हुए अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। हर्ष के पिता अपनी पत्नी और बेटे को भाग जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उनके इशारे को नजरअंदाज करते हुए हर्ष की माँ कमरे के अंदर चली आई और उस शैतानी दांत परी ने उस पर छलांग लगाते हुए उसे भी मौत के घाट उतार दिया। अब हर्ष अकेला बचा हुआ था। वो बला उसकी तरफ देखते हुए हंस रही थी और किसी छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। हर्ष डरकर वहां से भाग गया और दूसरे कमरे में जाकर छुप गया। वो बला दीवार से छलांग लगाकर नीचे उतरती है और जिस कमरे में हर्ष छुपा हुआ था उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचती है। वो किसी भी पल अंदर शिरकत करती कि तभी फोन की रिंग बजती है।
और हर्ष अतीत के पलों से वापस वर्तमान में लौट आता है। हर्ष ने फोन उठाया। फोन अवनी का था। हेलो। हेलो हर्ष, मैं अवनी बोल रही हूँ। मैंने इससे पहले भी तुम्हें फोन किया था, लेकिन कॉल वॉइस मेल में चला गया। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों तक मैंने कभी भी तुम्हारा हाल जानने की कोशिश तक नहीं की, और आज अचानक तुम्हें फोन कर रही हूँ, वो भी जरूरत पड़ने पर। लेकिन मैं क्या करती, तब मैं काफी छोटी थी और मुझ पर कुछ पाबंदियां थी। हर्ष बस चुपचाप सुन रहा था। अवनी आगे कहती है, देखो हर्ष, तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे देना, पर इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी आन पड़ी है। प्लीज मना मत करना। हर्ष, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। हर्ष एक गहरी सांस लेते हुए पूछता है, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? अवनी थोड़ा रुक कर कहती है, फिर से वही सिचुएशन पैदा हो गई है। जिसके बाद अवनी उसे सब कुछ विस्तार से बताती है और हो सके उतनी जल्दी वहां आने के लिए कहती है। हर्ष रिसीवर रख देता है। इस तरफ अवनी सोच में डूबी हुई थी। तभी एक नर्स वहां आकर उसे बताती है कि डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया है। अवनी डॉक्टर के केबिन में आती है, जिसे देखकर डॉक्टर कहता है, आइए मिस अवनी, बैठिए। मैंने आपके भाई के कुछ टेस्ट किए थे, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? अवनी ने पूछा। उस पर डॉक्टर रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए बताता है, उसकी रिपोर्ट क्लियर है, जिस पर से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपके भाई की प्रॉब्लम शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। अवनी चिढ़ते हुए कहती है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मेरा भाई पागल है? डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग मिस अवनी। शरीर में कोई भी परेशानी होने पर हम डॉक्टर की मदद लेते हैं। यही बात मानसिक स्वास्थ्य पर भी लागू पड़ती है। जैसे शरीर को इलाज की ज़रूरत होती है, वैसे ही मन को भी इलाज की ज़रूरत होती है। जैसे शरीर तंदुरुस्त होना ज़रूरी होता है, उसी तरह से मन और दिमाग भी तंदुरुस्त होने चाहिए। कभी कभी ऊपर से कोई इंसान हमें ठीक लगता है, लेकिन वही इंसान अंदर से टूटा हुआ और अकेला महसूस कर रहा हो सकता है। भले ही उसके चेहरे पर हंसी नजर आ रही हो, लेकिन अंदर से वो दुखी हो सकता है। कोई बात उसे अंदर ही अंदर कचोटती रहती है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर छोड़ जाती है। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं, ये काफ़ी ज़रूरी मसला है। लेकिन बदकिस्मती से अपने देश में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को पागलपन की परिभाषा में समझा जाता है। मनोचिकित्सक की मदद लेने में कोई बुराई नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर अवनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके मिस अवनी, हमें अब ईशान का साइकोलॉजिकल तरीके से इलाज शुरू कर देना चाहिए। मेरी डॉक्टर जयेश कुमावत से बात हो चुकी है। वो काफ़ी मशहूर मनोचिकित्सक है। हम कल से ही उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के केबिन से निकलकर अवनी सीधे अपने छोटे भाई के कमरे में चली आई। उसका छोटा भाई ईशान बिस्तर पर बैठा हुआ था, जिसे एक दिन पहले अस्पताल में दाखिल किया गया था। अवनी उसके पास जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, तुम चिंता मत करना ईशान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल बड़े डॉक्टर आने वाले हैं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ईशान निराश होते हुए कहता है, कोई भी डॉक्टर इस प्रॉब्लम का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये समस्या अलग है दीदी। कम से कम तुम तो मेरी बातों का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अवनी कंफ्यूज थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। उसकी आंखों में पानी भर आया। वो ईशान को अपने गले से लगाते हुए कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगले दिन इस तरफ ऑफिस में हर्ष का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहे थे, क्या करे, वापस उस गांव में जाए या नहीं। वो इसी बारे में सोच रहा था। वहां वापस जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना था, क्योंकि उसके पीछे पड़ी उस मुसीबत से उसे छुटकारा नहीं मिला था। उसने बस उस मुसीबत से दूरी बना कर रखी थी, और गांव वापस जाने पर वो मुसीबत उसे ढूंढती हुई दोबारा उसके पीछे आने वाली थी। वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, ये बात हर्ष को पता थी।
आखिरकार उसने अपना इरादा पक्का बनाया कि गांव जाकर वो अवनी की मदद करेगा। कितने दिनों तक डर के साए में यूं ही जीते रहेंगे? मौत तो एक दिन सबको आनी है। ऐसे डरते हुए जीने से तो अच्छा है कि मौत का सामना करते हुए उसे 2 हाथ करते हुए मरे। अब इस नाटक का अंत होना ही चाहिए। हर्ष का इरादा मजबूत था। इस तरफ अस्पताल में ईशान सोया हुआ था। बगल में बैठकर अवनी उसकी मेडिकल फाइल देख रही थी। तभी वहां पर कोई आता है, जिसे देखकर अवनी कहती है, निखिल तुम? निखिल उसके पास जाते हुए पूछता है, अब कैसा है ईशान? फिलहाल तो ठीक है, अवनी बताती है। निखिल ईशान के पास बैठते हुए कहता है, मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है। तुम खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूँ। ईशान को जो दौरे पड़ते हैं उस बारे में मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। उन्होंने ईशान का केस डॉक्टर कुमावत को रेफर किया है। मैंने सुना है उनके बारे में। कहते हैं वो बहुत ही काबिल है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने ईशान को जल्दी ठीक कर देंगे। निखिल की बात सुनकर अवनी दुखी होते हुए कहती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि ईशान को हेलुसिनेशंस होते हैं? वो झूठ बोल रहा है? तब उसे समझाते हुए निखिल कहता है, इसमें सच झूठ जैसी कोई बात नहीं। ईशान अभी छोटा है, इसीलिए शायद वो वास्तविक और काल्पनिक बातों में फर्क नहीं कर सकता। देखो अवनी, जितनी तुम्हें ईशान की चिंता है उतनी मुझे भी है। अवनी खामोश बैठी हुई थी। निखिल उसे हौसला दे रहा था। अवनी के मन में कश्मकश चल रही थी। एग्जैक्टली कौन सच बोल रहा है? किस पर यकीन करे? किसकी मदद ले? इसे लेकर वो उलझन में पड़ चुकी थी। एक तरफ उसका सगा छोटा भाई था तो दूसरी तरफ निखिल, जिससे उसकी शादी होने वाली थी।